हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं बात करूंगा कि बिजनेस स्टडी के बारे में। 12th के बच्चों, आपको याद रखना है कि आपका एग्जाम फरवरी में हो जाएगा। डेट आ चुकी है। डेट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती, वरना नहीं भी हो सकती। इस पे भ्रम मत पालिएगा कि डेट आगे ही बढ़ेगी। तो आज आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। पहला चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं, बिजनेस स्टडी का नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। हम अभी पीपीटी से पढ़ाएंगे, बट सबसे पहले ऐसे ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के मैनेजर के द्वारा, किसके द्वारा, किसी भी कंपनी के मैनेजर के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मैनेजमेंट कहते हैं। ये बहुत सिंपल मीनिंग बताई मैंने कि आपके कंपनी में कोई भी जो मैनेजमेंट कर रहा है वही उसका मैनेजमेंट माना जाता है, या फिर किसी भी संस्था में मैनेजर द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत सिंपल मीनिंग बताई मैंने, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बट आप इसे जानिए कि मैनेजमेंट क्या है। तो हमने सिंपली बता दिया कि मैनेजमेंट में क्या होता है। भाई हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम किसी चीज को प्लानिंग करके इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, हम स्टाफ ले आते हैं, कर्मचारी ले आते हैं, तभी तो कंपनी चलेगी। फिर हम कंट्रोल करते हैं, लोगों को डायरेक्शन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, लोगों को कम्युनिकेशन देते हैं। यही तो हमारा मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि किसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के द्वारा या मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा या लोअर लेवल के मैनेजमेंट द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, जो काम परफॉर्म किया जा रहा बेटा, जो वर्क परफॉर्म किया जा रहा, वही मैनेजमेंट होता है। तो सिंपल मीनिंग समझने के लिए हम पीपीटी पे आएंगे, बट बहुत सिंपल मीनिंग बताना है कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के मैनेजर द्वारा किया जाने वाला जो एक्टिविटी होता है उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को इसमें मैं बताऊंगा कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम पीपीटी स्लाइड स्टार्ट करते हैं। वेट कर लीजिए 2 मिनट। ठीक है, इंसर्ट कर चुके हैं, बस 1 मिनट। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे। देखिए यहां पर आप लोगों को प्रॉपर शो हो रहा होगा कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या। पहला चैप्टर आज कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन शॉर्टकट मत निकालिएगा कि जल्दी से पढ़ के जाए। आप पूरा डिटेल में पढ़िए ताकि आपका अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, चलो आज हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर आपको मीनिंग लिखी गई है। देखिए मीनिंग में क्या लिखा गया है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। मतलब मैनेजमेंट क्या है कि एक कला होती है जो मतलब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। मतलब मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी कार्य को करना, किसी भी टारगेट को अचीव करना अपनी कला से और दूसरों के माध्यम से। मतलब किसी कंपनी में हम नौकरी कर रहे हैं तो हम अकेले तो मैनेजमेंट कर नहीं रहे होंगे, हमारे साथ और लोग हैं, तो उनके साथ मिलकर के चीजों को डन करना, कंप्लीट करना, टारगेट को अचीव करना मैनेजमेंट होता है। क्लियर। फिर कह रहा है मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्या मतलब हुआ, मतलब ये कह रहा है कि मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है। देखो बच्चा, मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट करने के कई फंक्शंस है। पहले प्लानिंग करो, फिर ऑर्गेनाइजिंग करो, फिर उसके बाद स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग करो, कंट्रोलिंग करो। तो एक प्रोसेस हो गया। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को अचीव करते हैं, टारगेट को अचीव करते हैं, और उसके बाद उसको हम बहुत अच्छी तरीके से, मतलब पर्याप्त मात्रा में और प्रभावी तरीके से अचीव करते हैं। मतलब किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट का एक ही उद्देश्य होता है कि अपनी सही प्रोसेस करके कंपनी को टारगेट को अचीव करे, साथ ही साथ अचीव करके उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बनाए रखे। क्लियर हुआ, चलिए, ताकि ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट वगैरह हमको मिले। अब यहां पर मैंने आपको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बताया, इसी की मीनिंग देखो यहां पर नीचे आपको बताई जा रही है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, आप कितना अच्छा से कार्य कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और फिर इफेक्टिवनेस का मतलब आता है उस आपके परफॉर्मेंस के द्वारा जो रिजल्ट निकल के आता वो इफेक्टिवनेस होता है, जो परिणाम निकल के आता है। जैसे एक मैनेजर बहुत मेहनत के साथ काम कर रहा है, कल को कंपनी का टारगेट अचीव हुआ, तो वो जो टारगेट अचीव हुआ बेटा वो रिजल्ट हुआ, और जो उसका मेहनत है वो परफॉर्मेंस, मतलब वो क्या हुआ, एफिशिएंसी हुई। एनी डाउट, और वो इफेक्टिवनेस हुआ। देखिए एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली।
एफिशिएंसी का मतलब क्या है? अपने काम को सही तरीके से करना मिनिमम कॉस्ट में। अगर आप कंपनी के मैनेजर हैं, आप काम को कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं और आप कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, आप कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कॉस्ट का मतलब एक गुड्स को बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में जो लागत आती है उसे कॉस्ट कहते हैं। आपका कॉस्ट बढ़ रहा है तो मतलब आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वही कह रहा है कि एफिशिएंसी का मतलब होता है आप अपने काम को कम कॉस्ट में कर रहे हैं, लो कॉस्ट में कर रहे हैं। फिर कैसे? थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाइल इफेक्टिव। देखो, आप अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करते हुए, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है बेटा? लेबर, रॉ मटेरियल, मशीन, कैपिटल, इसका सही इस्तेमाल करते हुए आप अपने टास्क को सही से कर रहे हैं कम कॉस्ट में। यही होता बेटा एफिशिएंसी। और जबकि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो रिजल्ट आपका निकल के आया काम करने के बाद एक समय के अंदर, उसे इफेक्टिवनेस कहते हैं। हमने क्या कहा अभी बताया ना, एफिशिएंसी का मतलब मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य कम कॉस्ट में, और कार्य के बाद, वर्क के बाद जो रिजल्ट निकल के आया, आउटपुट निकल के आया, उसे इफेक्टिवनेस कहते हैं। तो आइए पूरा पढ़ लेते हैं। Effectiveness is concerned with end result, means completing the task correctly within stipulated time। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? जो आपका एंड में रिजल्ट निकल के आया, एक समय के भीतर जो आपने अपने काम को कंप्लीट करके निकाला, टारगेट को कंप्लीट करके निकाला, वही इफेक्टिवनेस होती है। Although efficiency and effectiveness are different, देखो दोनों अलग अलग हैं, बट यह भी सही बात है कि बिना इफेक्टिवनेस के एफिशिएंसी नहीं आ सकती है, या बिना एफिशिएंसी के इफेक्टिवनेस नहीं आ सकता। तो क्या कह रहा है? Although efficiency and effectiveness are different, yet they are interrelated। भले दोनों अलग है बट दोनों एक दूसरे से संबंध है। आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा इफेक्टिवनेस, अच्छा रिजल्ट एक कम समय में निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात? फिर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू। मतलब ये मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि इनके बीच में, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के बीच में संतुलन बना के रखे। ठीक है, ताकि मैनेजमेंट का काम एफिशिएंट तरीके से हो और इफेक्टिव रिजल्ट निकल के आए। तो मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि अपने द्वारा और लोगों के द्वारा जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, गोल कुछ भी हो सकता है, मल्टीनेशनल बिजनेस करना, अच्छी सर्विस देना, कस्टमर को खुश रखना, कम प्राइस पे माल बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमाना, कुछ भी हो सकता बेटा। तो हमारा जो एम है, हमारे साथ जो लोग हैं वो मिलके जब काम करते हैं और एम को हम सही से कंप्लीट कर लेते, टारगेट को अचीव कर लेते, तो यही हमारा मैनेजमेंट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और मैनेजमेंट, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस निकल के आता है, बिना इनके दोनों के अच्छा मैनेजमेंट नहीं हो सकता। क्लियर? चलो अब यहां से इसको मिटा ले थोड़ा सा, आइए देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कि मैनेजमेंट की क्या होती हैं, विशेषताएं क्या, मैनेजमेंट के नेचर्स क्या है। नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स एक होते हैं बेटा। अगर एग्जाम में नेचर पूछे चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, आप कुछ भी लिख दे, यही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही हैं। या फीचर पूछे तब भी आप लिख सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। पहले मैं पेन को सिलेक्ट कर लूं ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। ठीक है, मैं किनारे खड़ा हूं पीपीटी ताकि दिखाई दे। क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। भाई कोई भी मैनेजमेंट करता है कंपनी में तो उसका एक ही टारगेट होता है कि कंपनी के गोल को अचीव किया जाए। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट है, या ज्यादा कस्टमर बनाना है, या कंपनी को बड़ा करना है, कुछ भी गोल हो सकता है बेटा, उसको अचीव किया जाए। ठीक है, फिर आप देखिए, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब मैनेजमेंट करने का हमारा एक कोई ना कोई गोल होता है, इसलिए मैनेजमेंट करते हैं। विच इज अंडरटेकन टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। कंपनी में जो लैंड है, जो लेबर है, जो मशीन है, जो रॉ मटेरियल है, इनका सही इस्तेमाल करते हुए कंपनी के गोल को अचीव करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। इसीलिए कह रहा है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। हर कंपनी के मैनेजमेंट का एक ही लक्ष्य होता है कि गोल को प्राप्त किया जाए, गोल को अचीव किया जाए। अगला आता परवेजिव। परवेजिव का मतलब चारों ओर होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल नेचर का होता है, मतलब मैनेजमेंट हर जगह लागू होता है। पहले सिंपल समझो, आपका घर है, आपका परिवार है, आपका बिजनेस है, आपका देश है, बिना मैनेजमेंट के नहीं हो सकता। ठीक वही कह रहा है कि मैनेजमेंट का यूज चारों तरफ होता है। मैनेजमेंट में चाहे टॉप लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, कंपनी में सब पर मैनेजमेंट
लागू होगा, बिना मैनेजमेंट के कुछ भी कहीं हो नहीं सकता। वही कह रहा है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, इट इज यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का यूज बेटा चाहे छोटी बिजनेस हो चाहे बड़े बिजनेस हो, सब पे यूज होता है। चाहे वो इकोनॉमिक बिजनेस हो, चाहे प्रॉफिट कमाने के लिए बनी हो, चाहे समाज कल्याण के बनी हो, फिर इसके बाद चाहे राजनीति में देख लो, वहां भी मैनेजमेंट यूज होता है। चाहे बिजनेस का जो भी साइज हो, नेचर हो, लोकेशन हो, मैटर नहीं करता, हर जगह बिजनेस में मैनेजमेंट यूज होगा। चाहे बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, प्रॉफिट का हो, नॉन प्रॉफिट का हो, हर जगह बिना मैनेजमेंट के बिजनेस चल नहीं सकता। तो पहला समझ में आया, बिजनेस मैनेजमेंट करने का एक ही पर्पज होता है, गोल को अचीव करना। दूसरा होता है कि परवेसिव नेचर, मैनेजमेंट हर जगह लागू होता है, बिना मैनेजमेंट के कुछ नहीं हो सकता। तीसरा मल्टी डायमेंशनल, बेटा ये समझिए, कई बार इसे लोग गलत बता देते बच्चों को। मल्टी डायमेंशनल का मतलब बहुआयामी होता है, मतलब हर जगह इसके आयाम है। आयाम मतलब क्षेत्र है। तो मैनेजमेंट देखो बेटा, कार्य का भी करना पड़ता, कंपनी में जो वर्क हो रहा है उसका भी मैनेजमेंट करना पड़ता कि कब होगा, क्या टाइम होगा, कितने बजे होगा, कौन सी मशीन काम करेगी। मैनेजमेंट लोगों का भी करना होता है कि मिस्टर ए कहां काम करेंगे, मिस्टर बी कहां काम करेंगे, मिस्टर सी कहां काम करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैनेजमेंट कंपनी के अंदर जो कार्य हो रहा है, एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, उसका होता है। तो इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है, मतलब कंपनी में, एक ही कंपनी में कई जगह मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, वर्क का भी करना पड़ रहा है, ऑपरेशन का भी करना पड़ रहा है और अपने लोगों का भी करना पड़ रहा है, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट बच्चा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार मैनेजमेंट करने से कंपनी का गोल अगर अचीव हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के अंदर मैनेजमेंट ना किया जाए। तो मैनेजमेंट हमेशा चलता रहेगा, कभी मैनेजमेंट की प्रक्रिया प्रोसेस बंद नहीं होती है। क्या मतलब है? It consists of a series of functions and its functions are being performed by all managers simultaneously. The process of management continues till an organization exists for attaining its objective. मतलब कंपनी में कई प्रकार का फंक्शंस होता है, सारे फंक्शंस कंपनी के मैनेजर द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद कंपनी तब तक मैनेजमेंट करती रहती है जब तक कि कंपनी बनी रहती है। कंपनी खत्म, मैनेजमेंट खत्म। क्लियर? चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। कोई डाउट हो बेटा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पीपीटी आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर नोट्स बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में लिखा गया। सर ये क्या है? ये बेटा आगे फंक्शंस में मैं बताऊंगा, वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग अभी आगे आएगा, डोंट वरी, आप उसको मत लिखे। अब आप मैनेजमेंट का अगला कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके बाद हम पढ़ेंगे पांचवा। तो हम पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ेंगे देखते हैं। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स को बेटा हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट बेटा ग्रुप में होता है, एक आदमी मैनेजमेंट नहीं कर सकता, जितने लोग कंपनी के सबको मैनेजमेंट में भाग लेना पड़ता या मैनेजमेंट के काम को करना पड़ता। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, समूह का कार्य होता है, ठीक है। फिर कह रहा है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है तीव्र गति का कार्य है। मतलब अगर कंपनी में कोई चीज चेंज हो रहा है, कंपनी के अगल बगल कोई इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, मान लो कस्टमर के टेस्ट बदल गए, कस्टमर के जो फैशन थे वो बदल गए, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, मार्केट में कॉम्पिटिटर जो हमारे सामने हमारे जैसे माल को बेच रहा, प्रतिस्पर्धा कर रहा हमारे सामने, जैसे मैं भी मोबाइल बेच रहा हूं, अगला भी मोबाइल बेच रहा, तो कोई कॉम्पिटिटर नया आ गया, तो इनको हम कैसे फेस करेंगे? तो मैनेजमेंट ये हमें बताता है। तो मैनेजमेंट क्या है? एनवायरनमेंट जो चेंज हो जाता है उसको अडॉप्ट करने में हमारी मदद करता है। तो अगर हम सही मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम डायनेमिक, मतलब बहुत तेजी से मैनेजमेंट में एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेंगे। कुछ भी बदले हमारे अगल बगल, नई टेक्नोलॉजी, नया मार्केट, नया कंपटीशन, नए प्रोडक्ट, हम उसमें ढल जाएंगे। तो वही कह रहा है मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन होता है। अगला कह रहा है इंटेंजिबल फोर्स। बच्चा देखो यहां पर डायनेमिक का मतलब क्या है? इट इज अ डायनेमिक फंक्शन सिंस इट हैज टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू नीड, टाइम एंड सिचुएशन ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे हम चीजों में बदल जाते हैं समय के अनुसार, इसी को डायनेमिक कहा जाता है। आपको एक एग्जांपल लें, जैसे कोविड आया था तो कोविड के टाइम पर बहुत सारी कोचिंगें ऑफलाइन ही चली, ऑनलाइन नहीं कर पाई अपने आप को, और वो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाई, उनका मैनेजमेंट फेल हो गया, वो बंद हो गई। यही होता है डायनेमिक फंक्शन। जिन्होंने तुरंत एक्टिविटी किया, तुरंत कोरोना में अपने आप को ऑनलाइन कर दिया, वो आगे निकल गए। तो यही होता है डायनेमिक फंक्शन, मतलब एनवायरनमेंट को चेंज कर लेना समय के साथ। क्लियर?
जैसे एग्जांपल में लिखा, मैकडोनल्ड हमारे यहाँ बड़ा चेंज करता है कि इंडिया में कैसे सरवाइव करना अपने बिजनेस को, वो अपना मेन्यू उसी तरीके से बनाता है, उसको पता है इंडियन क्या फूड पसंद करते हैं। तो मैकडी अपने यहाँ चाहे जो भी बेचता हो, लेकिन इंडिया में इंडिया के सिनेरियो के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करता रहता है। फिर इंटेंजिबल फोर्स। बच्चे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, इंटेंजिबल फोर्स का क्या मतलब है? हमें एक बात बताओ, क्या जो आप मैनेजमेंट कर रहे हो वो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। आपके द्वारा जो मैनेजमेंट किया जा रहा है उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो दिखाई देता है कि कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है, शेयर्स इतने ज्यादा महंगे जा रहे हैं, कंपनी की गुडविल बढ़ रही है। हमारे द्वारा किया जा रहा मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता है, बट एक दिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो दिखाई देता है। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देता, बट उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट हमें दिखाई देता है। तो वही कह रहा है इंटेंजिबल प्रोसेस है या इंटेंजिबल फोर्स है। मतलब इट इज इंटेंजिबल फोर्स एज इट कैन नॉट बी सीन। देखो, ये एक अदृश्य दबाव है जो कभी देखा नहीं जाता, बट इसका इफेक्ट जो है कंपनी के जो रिजल्ट निकाल के लाता वो दिखाई देता है। मतलब कंपनी में हम जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं बच्चा, वो हमें दिखाई नहीं देता है, बट हमारे द्वारा काम जो हो रहा है, जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो गुडविल बढ़ेगी, जो प्रॉफिट बढ़ेगा, वो दिखाई देगा। तो माना जाएगा कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इनका। क्लियर हुआ बच्चों? चलो ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इतना हमने पढ़ा दिया है, कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है? चलिए बच्चे, पॉइंट याद कर लो, पॉइंट को एक बार पढ़ लो और फिर पॉइंट याद करके अपने हिसाब से लिख दो, समझ में आ जाएगा। रटना नहीं बच्चा, नहीं परेशान रहोगे। इतना बड़ा सब्जेक्ट कितना रट के जाओगे, समझो, ठीक है? अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है, कंपनी क्यों मैनेजमेंट करती है? सर ये तो हम भी लिख लेंगे, तो बताएं। मैनेजमेंट प्रॉफिट करने के लिए किया जाता है, गोल अचीव करने के लिए किया जाता है, मैनेजमेंट कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, बढ़िया प्लानिंग को एग्जीक्यूट, प्लानिंग को सही से आगे बढ़ाया जाए उसके लिए किया जाता है, मैनेजमेंट लोगों में जो है बढ़िया कंपनी के प्रति पॉजिटिव वे रहे, मतलब पॉजिटिव थॉट रहे, लोग कंपनी के बारे में सही सोचे, इसके लिए किया जाता है, कंपनी की गुडविल बढ़ाने के लिए किया जाता है, शेयर की वैल्यू बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो मैनेजमेंट किसी भी काम के लिए किया जाता, बट जो हमारे एक रूल के द्वारा हमको पढ़ना वो पढ़ लेते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला आता है, यहां 3 ऑब्जेक्टिव बनाए गए। एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। ए वाला, पहले हम ए पढ़ेंगे। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले हम ए वाला टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चा? ए वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आइए एक बार पीपीटी को सही कर लें। हाँ ठीक है। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव बच्चा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल में भी 3 है। पहला सर्वाइवल है, दूसरा प्रॉफिट है, ऑर्गेनाइजेशनल में भी 3 है। पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा ग्रोथ होगा। तो देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट 3 प्रकार से है। पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल का है, जिसके अंदर 3 है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। हर एक कंपनी चाहती है, उसका उद्देश्य होता है कि वो लंबे समय तक चले, सरवाइव करे, बंद ना हो। कोई भी बिजनेस लॉन्ग रन में चलना चाहती है, वो बंद नहीं होना चाहती। इतना पैसा, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए लोग लंबे समय के लिए बिजनेस लेके जाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते एक साल 2 साल में बिजनेस बंद हो जाए। तो हर बिजनेस का जो मोटिव होता है वो सर्वाइव करना होता है, लंबे समय तक चलना होता है, ठीक है? दूसरा होता है प्रॉफिट। हर एक बिजनेस बेटा प्रॉफिट कमाना चाहती है, ये मैंने आपको बता दिया, इसे रटने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लेना। तीसरा आता है ग्रोथ। हर एक बिजनेस चाहता है ग्रोथ करना, विकास करना। ग्रोथ का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे, एम्प्लॉय बनाए, ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाए, लोग इन्वेस्ट करें और कंपनी का सेल इंक्रीज करे। यही होता है ग्रोथ। मतलब कंपनी का सेल बढ़े, कंपनी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इन्वेस्टमेंट हो, कंपनी का दायरा बढ़े, कंपनी का क्षेत्र बढ़े, यही होता है ग्रोथ। तो हर एक कंपनी का पहला जो ग्रोथ ऑब्जेक्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल होता है। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ पढ़ना, ठीक है? अब आता है इसके अंदर का दूसरा पॉइंट। पहला तो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ते हैं, समाज के लिए भी कंपनियों का मैनेजमेंट किया जाता है। समाज में ही हमारी कंपनी चलती है, समाज में लोग गरीब ना रहे, सबको रोजगार मिले, सबको बढ़िया सुविधा मिले, सबको सही प्रोडक्ट मिले, सही प्राइस पर मिले। हर कंपनी का सोशल ऑब्जेक्ट यही होता है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट सोशल है। पहला वाला तो हमने पढ़ लिया, उसमें 3 टॉपिक थे। दूसरा वाला समाज के लिए उद्देश्य, मतलब समाज के लिए हम काम करें। तो क्या है?
हमारा उद्देश्य होता है समाज के लिए भी काम करना, क्योंकि हम समाज में काम कर रहे हैं। हम समाज में जो एनवायरनमेंट है उसको फ्रेंडली तरीके से यूज करें, ठीक है। समाज में लोगों को रोजगार दें। समाज में बेटा, समाज में क्या कह रहा है कि उसके बाद जो है समाज में हम गरीबी हटाएं। साथ ही साथ देखो जैसे कि एशियन पेंट वगैरह जितने भी ये है एग्जांपल, टिस्को वगैरह, आईटीसी, ये समाज के लिए भी काम करते हैं। तो समाज के लिए कंपनी का क्या मैनेजमेंट होना चाहिए सोशल के लिए, कि समाज में गरीबी ना हो, पॉवर्टी मतलब दरिद्रता ना हो, लोग कह सकते हैं कि लोग जो है भूखे ना मरे, लोगों को रोजगार मिले, समाज में लोगों को एजुकेशन मिले। हर कंपनी का ये उद्देश्य होना चाहिए। तो पहला उद्देश्य जिसके अंदर 3 पॉइंट थे पहले ऑब्जेक्टिव में, दूसरे ऑब्जेक्टिव में हम सोशल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तीसरा कंपनी का एक और भी उद्देश्य होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल का मतलब होता है ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है। कंपनी में जो भी लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं या बॉस होते हैं, तो उनका भी तो अपना ऑब्जेक्टिव होगा कि उनकी सैलरी बढ़े, उनका प्रमोशन हो, उनको अच्छी जगह ट्रांसफर किया जाए। तो कंपनी में दोनों ऑब्जेक्टिव बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है हमारा अपना ऑब्जेक्ट क्या है। कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो क्यों मैनेजमेंट करते हैं, इसीलिए तो करते हैं कि उनका भी तो फायदा हो, इसीलिए कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जैसे क्या है देखो, फिर कह रहा है, अच्छा यहां पर नहीं लिखा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है बिकॉज डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी रिकंसाइल्ड विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर कंपनी का उद्देश्य, कंपनी का ग्रोथ होगा तो लोगों का अपना व्यक्तिगत विकास होगा, मेरी सैलरी भी बढ़ेगी, मेरा प्रमोशन भी होगा, मेरा ट्रांसफर भी अच्छी जगह होगा, मुझे सुविधाएं मिलेंगी, कंपनी में मेरा एक भविष्य होगा। तो मेरा कंपनी के उद्देश्य के साथ साथ, सोशल के उद्देश्य के साथ साथ मेरा भी अपना कुछ उद्देश्य होता है। तो कंपनी में मैनेजमेंट करने के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर 3 होते हैं, सर्वाइवल, ग्रोथ और जो है आपका क्या होता है, प्रॉफिट। चलिए आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चा, कंपनी का इंपॉर्टेंस क्या। एक बार हम देख लें हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया देखते हैं। हमने मीनिंग पढ़ लिया, हमने मीनिंग पढ़ लिया, हमने एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के भी बारे में जाना, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमने पढ़ा 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जिसके अंदर 3 है, फिर आता है सोशल जिसके अंदर हम समाज को लेके चलते हैं, तीसरा आता है पर्सनल जिसके अंदर इंप्लॉय की सैलरी, इंप्लॉय का प्रमोशन, इंप्लॉय का ट्रांसफर भी आता है। अगला आता बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जिसके नाम से ये चैप्टर ही बना है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आइए देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, उसको जो है रिड्रेस किया जाएगा, दूर किया जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे चर्चा होगी। अब मैनेजमेंट का अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला आता अचीविंग ग्रुप गोल्स। हम पॉइंट वाइज समझ रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट वाइज पढ़ के जाओगे, रटना नहीं है, समझ के लिख दोगे। मतलब हर कंपनी के मैनेजमेंट करने का जो महत्व निकलता है, इंपॉर्टेंस निकलता है, सिग्निफिकेंस निकलता है, एडवांटेज निकलता है, वही निकलता है कि कंपनी में लोग मिल करके काम करते हैं, इसलिए कंपनी के गोल को हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। क्लियर। तो कंपनी में अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो टाइमली हम गोल को अचीव कर लेंगे। दूसरा आता है क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कंपनी में कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी इन्वायरमेंट आ जाए, कुछ भी बदल जाए, कंपटीशन हो जाए, मार्केट बदल जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए, हम उस हिसाब से मार्केट में अपने आप को अच्छा मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं तो अपने आप को उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेंगे या उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेंगे, ताकि हमारी कंपनी कभी डूबने नहीं पाएगी और हम समय के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो कंपनी का जो है इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट करने का, पहला तो गोल अचीव हो जाएगा, दूसरा कंपनी का जो है हम एनवायरनमेंट अडॉप्ट कर लेंगे, तीसरा क्या है एफिशिएंसी, लोगों के अंदर काम करने की क्षमता बढ़ेगी जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। समझ में आई। अगला आता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है तो लोगों को जो है जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, लोगों का अपना व्यक्तिगत उद्देश्य वो भी प्राप्त होगा। जैसे लोगों की सैलरी बढ़ेगी, लोगों का अच्छा प्रमोशन होगा, लोगों को बढ़िया मोटिवेट किया जाएगा, इसके साथ लोगों को अच्छी जगह ट्रांसफर किया जाएगा और भी लोगों को फैसिलिटीज मिलेगी। तो ये कंपनी का पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी लोगों का फुलफिल होगा। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी।
समाज का भी डेवलपमेंट होगा, मतलब समाज में गरीबी हटेगी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हम बेच पाएंगे, समाज में लोगों को रोजगार दे पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। इसके साथ साथ समाज में नई टेक्नोलॉजी आएगी तो हम उसको भी अडॉप्ट कर पाएंगे, लोगों को बताएंगे। तो सोसाइटी को क्या फायदा मिलेगा? सोसाइटी को रोजगार मिलेगा, सोसाइटी में गरीबी हटेगी, सोसाइटी में लोगों का एक स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो ये होता है क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और भी आप लिख सकते हैं कि कंपनी की गुडविल बढ़ेगी, कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये तमाम आप इंपॉर्टेंस लगा सकते हैं। कोई डाउट? ये क्लास हम अपने इंस्टीट्यूट से रिकॉर्ड करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आवाज जाएगी आपके कानों में, तो अवॉइड करिएगा, क्योंकि बच्चे पढ़ते रहते हैं तो आवाज आती रहेगी। और मुझे लगा कि आप लोगों के लिए करना चाहिए क्योंकि एग्जाम है सामने, तो मेहनत करिए आप लोग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस आपने पढ़ लिया कि कंपनी का गोल अचीव होगा, हम मिलके कर लेंगे, कंपनी में प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपनी में हम एनवायरनमेंट जो भी चेंज होगा उसको अडॉप्ट कर लेंगे, साथ ही साथ कंपनी में सबके ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे, जैसे सबकी सैलरी बढ़ेगी, सबका जो है बोनस बढ़ेगा, सबको जो है बढ़िया रिवार्ड मिलेगा। इसके साथ साथ हमने बताया कि समाज का भी विकास होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या आता? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस। चलिए पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे। बच्चों आपको एक बात बता दें, आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है कला, और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। तो मैनेजमेंट बिना कला और बिना विज्ञान के, बिना आर्ट और साइंस के हो नहीं सकता है। इसको आप समझिए हमारे तरीके से। मान लीजिए मैं एक संस्था चलाता हूं, तो मेरे पास अपने कुछ नॉलेज होंगे, पास्ट का एक्सपीरियंस होगा, और हम कुछ किताबें भी पढ़ करके आ रहे होंगे, तो उससे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये हमारी स्किल के साथ हो रहा है, तो ये हमारा आर्ट कहलाएगा। मतलब हमारे पास कुछ पुराना एक्सपीरियंस है, कुछ स्किल है, और कुछ जो है हम किताबों के द्वारा नॉलेज ले रहे हैं, ये हमारा आर्ट है। हम सीख रहे हैं हमें कैसे मैनेजमेंट करना है। साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट करने के पहले आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर लो कि क्या वो चीज कल को कंपनी के फायदे में है कि नुकसान में है। अगर वो एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो कंपनी के ऊपर लागू करो, वरना मत करो। तो मैनेजमेंट करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट, हमें अपने स्किल का दोनों यूज करना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं ये हमारा साइंस भी है और ये हमारा आर्ट भी है। समझ में आई बात? जैसे मान लो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट बना करके ये ना कि हम तुरंत माल बना दें ज्यादा से ज्यादा और मार्केट में बेच दें, नहीं। पहले हम उसको लोगों को देंगे, लोगों को सैंपल के रूप में देंगे, लोग टेस्ट करेंगे, लोग बताएंगे, फिर हम जो है मार्केट में माल को बेचेंगे। तो एक प्रकार से ये साइंस हो गया। अब माल कैसे बेचना है, माल कैसे बनाना है, कंपनी कैसे चलानी है, जो हमारा स्किल यूज हो रहा है, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस यूज हो रहा, ये हमारा आर्ट हो गया। समझ में आई बात? तो आइए मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है। आर्ट का मतलब क्या है? आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब आर्ट का मतलब होता है कि हमारे पास जो व्यक्तिगत नॉलेज है, जो हमारे पास नॉलेज है, हम जो है उस नॉलेज को अपनी स्किल से कैसे यूज करके अपने गोल को अचीव करते हैं, यही आर्ट है। मतलब हमारे पास जो हमने पढ़ाई करी होगी, कहीं किसी कंपनी में नौकरी करी होगी, या अपनी ही कंपनी वहां जितने दिनों से चला रहे हैं, तो हमारा जो ये नॉलेज निकल के आया है, इसका हम कैसे यूज करके, स्किल का यूज करके अपने इस कैसे कंपनी के गोल को अचीव कर रहे हैं, यही हमारा आर्ट होता है। क्लियर? यही हमारी कला है। अब देखिए, तो इसके अंदर आर्ट के अंदर कुछ फीचर्स निकल के आते हैं। आर्ट के कुछ फीचर्स हैं, देखिए। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। बच्चों जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करोगे तो साइंस बन जाएगा, थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करोगे तो वो आर्ट में आएगा। आर्ट का मतलब होता है हमारे पास कितना थ्योरेटिकल नॉलेज है। देखो होता क्या है, जब आप कोई न्यूमेरिकल का कोर्स लगाते हो, क्वेश्चन लगाते हो, तो आप उसमें प्रूफ करते हो आंसर ऐसे आए, एक प्रकार से आपने साइंस का यूज किया। लेकिन आप जैसे किसी चीज को पढ़ रहे हो, तो वो मतलब एक प्रकार से थ्योरी है, वो आपको एक अलग नॉलेज देगी। कल को आप उसे अपनी स्किल से आगे जाके यूज करोगे, वो आपकी कला बन जाएगी। ठीक है? तो मैनेजमेंट आपका क्या है?
आर्ट भी है, साइंस भी। तो आर्ट में आता है आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज कितनी है, साथ ही साथ इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरी टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको अपनी आर्ट को बढ़ाना, अपनी स्किल को बढ़ाना, तो ज्यादा से ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से थ्योरेटिकल नॉलेज आपको अचीव करना पड़ेगा। जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी तब तक आपके अंदर कोई स्किल नहीं आएगी, ना आपके अंदर कोई कला आएगी, ना कोई आर्ट आएगी। ठीक है, अगला आता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। मतलब हमारे पास नॉलेज के माध्यम से कुछ, हमारे पास नॉलेज के माध्यम से कुछ तो स्किल आई होगी। अब ऐसा नहीं कि हमने ज्ञान ले लिया, हमने बहुत नॉलेज ली, उसका यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो बेकार है। हम पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लें, बाद में उसको क्या करें, यूज करें, अपने नॉलेज को अप्लाई करें। तो वही कह रहा है कि आर्ट थ्योरेटिकल नॉलेज है और साथ ही साथ उसका यूज करना है। तो हमारे पास पर्सनलाइज एप्लीकेशन, हमारे पास जो अपना व्यक्तिगत नॉलेज हो गया है उसको हम कैसे यूज करेंगे, वो हमारा आर्ट बन जाएगा। अगला आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। नॉलेज जितना ज्यादा आप क्रिएटिव होगे, जितना ज्यादा नया नया सोच सकते हैं, आपकी थिंकिंग अच्छी होगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर नॉलेज आएगी और आपके अंदर आर्ट मतलब कला बढ़ती जाएगी, काम करने की स्किल बढ़ती जाएगी। ठीक है, वही कह रहा है आर्ट इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। मतलब अभी हमारे पास जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको हम कैसे प्रैक्टिस में लाते हैं, यही हमारा आर्ट होता है और यही हमारी क्रिएटिव थिंकिंग होती है। तो आर्ट का मतलब थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, उसको हमें कैसे यूज करना है और हम कितना ज्यादा अच्छी सोच वाले, क्रिएटिव सोच वाले ये होना चाहिए, तब जाके हमारा मैनेजमेंट आर्ट वाला माना जाएगा। अब मैनेजमेंट में आर्ट के साथ साथ साइंस का भी यूज होता है। एक एग्जाम्पल लिखा, ये देखते हैं। देखो लिखा हुआ इन मैनेजमेंट ऑल्सो अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर एंड बुक्स आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। एवरी मैनेजर हैज हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। ही यूजेस हिज क्रिएटिविटी इन अप्लाइंग मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड हिज स्किल improve with regular application since all the features of art are present in management, so it can called an art। क्या मतलब बताया कि बड़ी बड़ी मैनेजमेंट जहां होते हैं बेटा, वहां पर कुछ किताबें रखी होती हैं, कुछ लिटरेचर्स की किताबें रखी होती हैं, लोग उसे पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद मैनेजमेंट करना जानते हैं, वो उनकी कला होती है। ज्यादा ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं और कला करते हैं, मतलब उसके उनके अंदर स्किल आती है। फिर हर एक मैनेजमेंट के अंदर मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है। हर एक मैनेजमेंट जो उस अपने स्किल से मैनेजमेंट कर रहा है वही उसका आर्ट माना जाता है, ये आपको बताया गया। तो मैनेजमेंट आर्ट कब होगा, जब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होगी और उस थ्योरेटिकल नॉलेज को आप कैसे यूज करते हैं, क्रिएटिव वे में कैसे यूज करते हैं, नए नए तरीके से, रचनात्मक तरीके से, यही होगा आपका मैनेजमेंट आर्ट वाला। अब साइंस वाला देख लेते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, आइए इसको देख लेते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है। मैनेजमेंट साइंस की तरह है, ऐसा क्यों कहा गया। कह रहा है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम। मतलब साइंस भी एक नॉलेज, एक बॉडी ऑफ नॉलेज, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट के बाद हम किसी क्रक्स को निकालते, किसी रिजल्ट को निकालते, वो हमारा साइंस हो गया। भाई मैनेजमेंट करने के लिए आपको मैं आगे बताऊंगा हेनरी फ्योल सर के बारे में, एफडब्ल्यू टेलर सर के बारे में। हेनरी फ्योल सर ने आर्ट पे फोकस किया है, एफडब्ल्यू टेलर सर ने साइंस पे फोकस किया। तो कहने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट करने के लिए किसी भी चीज को डायरेक्टली आप अप्लाई मत करो, डायरेक्टली आप अपने स्किल को अप्लाई मत करो, पहले आप एक्सपेरिमेंट कर लो कि क्या वो आपकी कंपनी के लिए यूजफुल है कि नहीं है। आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे, उसको और अंदर जाके जांच करोगे, तो पता चलेगा कि हाँ वो यूजफुल है कि नहीं। तो इसीलिए कह रहा है कि साइंस एक नॉलेज है जिसमें एक्सपेरिमेंट आता है। बिना एक्सपेरिमेंट के अगर मैनेजर कोई काम कर रहा है, बिना किसी चीज की मार्केटिंग की जांच किए, मान लो हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, डिजिटल बोर्ड बनाते हैं, ठीक है, और हम बनाने के बाद मार्केट में से लॉन्च नहीं करते, हम डायरेक्ट इतना बना देते कि डायरेक्ट बेचने आ जाते, तो क्या हम सक्सेस होंगे? हो सकता है हम सक्सेस भी हो, फेल हो जाए। तो सबसे पहले कुछ लोगों को दे करके इस पे जांच कर लो, इसको एक्सपेरिमेंट में ले लो, इसके ऊपर शोध कर लो, क्या ये चीज सही में आगे बढ़ेगी कि नहीं। अगर लोग कहते नहीं ठीक नहीं है तो मत बनाओ। तो यही होता है एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले उस पर प्रैक्टिकली आप जाके देख लो, फिर आप उसको आगे काम करो, फिर उसके डिजिटल बोर्ड की प्रोडक्शन को आगे बढ़ाओ। डायरेक्ट माल मत बनाओ कि बेचो, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो वही कह रहा है कि मैनेजमेंट आपके अंदर ये स्किल होती है कि आपके अंदर जो है कैसे आप एक्सपेरिमेंट करके, किसी चीज के ऊपर रिसर्च करके, किसी चीज को बढ़िया एनालाइज करके आप मैनेजमेंट करते हो। ठीक है,
तो कुल मिला के मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। फिर कह रहा है कि इसमें कोई एक्सपेरिमेंट आता है, देखो ठीक है। फिर कह रहा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब इसका जो सिद्धांत है मैनेजमेंट का साइंस वाला, ये एक्सपेरिमेंट और अवलोकन पर मतलब निर्भर है। मतलब आपका ऑब्जर्वेशन, आपका अवलोकन, आप कितना ज्यादा चीजों को सीखते, कितना ज्यादा चीजों का रिजल्ट निकालते, कितना ज्यादा चीजों के बारे में आप रिसर्च करते हैं, और साथ ही साथ कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं, यही होता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है कि किसी चीज का आप एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, साथ ही साथ उसको आप कैसे लागू करते हैं, ठीक है। तो फिर सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सल वैलिडिटी, और साथ ही साथ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। मतलब मैनेजमेंट तभी साइंस माना जाएगा जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो और ऑब्जर्वेशन करते हो। फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी, अगर आप एक बार कोई चीज एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वो सही है, तो दुनिया में कहीं भी आप उस प्रिंसिपल को लगाओगे ना तो लोग मानेंगे, क्योंकि वो चीज किसी एक्सपेरिमेंट के बाद निकल के आई है। जब तक कोई रिजल्ट एक्सपेरिमेंट के बाद नहीं आता तो लोग विश्वास नहीं करते। तो लोग इसको यूनिवर्सली वैलिड करते हैं, मतलब पूरी विश्व में कहीं भी आप जाओगे और इस तरीके से काम करोगे जो कि आपने एक्सपेरिमेंट में निकाला है, मैनेजमेंट करने का तरीका, प्रोडक्शन बनाने का तरीका, कोई भी मेथड, कोई टेक्नोलॉजी, तो लोग उसको फॉलो करेंगे। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ये साइंस क्यों है, क्योंकि ये बिना एक्सपेरिमेंट के होता नहीं है। मैनेजर आए दिन मार्केट में नए नए चीजों को रिसर्च करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और फिर वो जिस चीज करता है उसे लोग मानते हैं हाँ इसने सही किया है। इसलिए मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और मैनेजमेंट एक साइंस भी है। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए, समझ में आया। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। मैनेजमेंट हैज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल आर डेवलप्ड over a period of time based on repeated experiment and observation, which are universally applicable, but they have to be modified according to given situation. As the principle of management are not as exact as the principle of pure science, so it may be called on inexact science. The prominence of human factor in the management make it a social science. इसको समझिए आप एक बार। फिर जो इस भारत में और इस पृथ्वी पे बहुत बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, FW टेलर साहब पैदा हुए, उसके अलावा हेनरी फ्योल साहब पैदा हुए, पीटर ड्रिकर सर आए, इन लोगों ने समय के साथ चीजों को बताया। अब आप बताइए, जो FW टेलर सर है जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट करना बताया था, क्या उनकी थ्योरी लागू नहीं होती? होती है। उन्होंने टाइम मशीन और ओवर टाइम वगैरह के बारे में बताया था, आगे चर्चा होगी। वही कह रहा कि समय के साथ चीजें आई, लोगों ने अपने साथ उसको मॉडिफाई किया, लेकिन आज भी वो चीज लागू हो रही है। तो समय के साथ कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करके आ रही है, अगला बता रहा है, फिर अगला लागू कर रहा, अगला उसमें कुछ इंप्रूव कर रहा, अगला उसको लागू कर रहा, ऐसे ये सर्कल चला आता रहा। और लोग आज भी साइंटिफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, जैसा कि पहले बताया गया, लोग आज भी उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। साथ ही साथ ये जो मैनेजमेंट है एक सोशल साइंस भी है, सामाजिक विज्ञान की तरह है। तो कुल मिला के, क्योंकि मैनेजमेंट हम कंपनी में करते हो, कंपनी में समाज के लोग रहते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट क्यों है? क्योंकि हम अपने थ्योरेटिकल नॉलेज और स्किल का यूज करते हैं। साइंस क्यों है? क्योंकि हम जो है इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, लोग इसको मानते हैं कि हाँ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो सही होगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो, अब आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इसको समझ लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बाद लेवल वगैरह आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बच रही है। मेन टॉपिक आपका जो था आर्ट और साइंस था और इंपॉर्टेंस वाला था। आइए देखते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या है, इसको समझने की कोशिश आप करिए। बच्चों, मैनेजमेंट एक पेशा है। क्या है? पेशा है। एक बात बताइए, जैसे आपकी संस्था में, जहां पर आप कंपनी मान लो नौकरी करते हैं, वैसे तो अभी आप बच्चे हैं बट आप करेंगे, वहां पर आप देखते होंगे वेल क्वालिफाइड बंदा जो है, जो MBA किया होगा, जो PGDM, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होगा, या जो IIM से MBA करके आया होगा, या जो बहुत बेहतरीन कोर्स, टॉप कोर्स करके आए होंगे, वो मैनेजमेंट करते होंगे। मैनेजमेंट सबके बस की बात नहीं है, और मैनेजमेंट जो करता है ना उसका वो फीस लेता है। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में
अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेके आते हैं, डिग्रीज लेके आते हैं और वहां से सीख करके आने के बाद लोग मैनेजमेंट करते हैं। लोगों ने पैसा बना लिया। तो मैनेजमेंट सबके बस की बात नहीं है करना। मैनेजमेंट एक पैसा है। आप देखिए कई बार बहुत स्टैंडर्ड लोग दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई करके आए हैं, उनके अंदर मैनेजमेंट करने की स्किल है। तो वो मैनेजमेंट उनका पैसा है, वो उसी को करते हैं और उसी के लिए पैसा कमाते हैं। तो मैनेजमेंट इसीलिए पैसा बोला गया है। समझ में आई बात? हर एक व्यक्ति, जैसे एडवोकेट लीगल एरिया में एक्सपर्ट होता है, डॉक्टर मेडिकल में एक्सपर्ट होता है, डॉक्टर का अपना पैसा है, एडवोकेट का अपना प्रोफेशन है। ऐसे मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति का जो काम है उसे कहा जाता है इसका भी ये पैसा है। तो हर व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कहा गया मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है कि जो भी करता है वो वेल क्वालिफाइड और एजुकेटेड व्यक्ति होता है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रोफेशन मींस, मतलब प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, एन ऑक्यूपेशन, जो आपका पेशा है, व्यवसाय है, विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। द मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर एज फॉलोज। क्या मतलब है, प्रोफेशन एक प्रकार से आपका पेशा है, आपका व्यवसाय है। ठीक, वकील जो है आप जानते हो, जब वो वकील का काम करता है तो उसका वही व्यवसाय है। तो प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है। आप मेडिकल का प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप एडवोकेसी के हो सकते हैं, आप मैनेजमेंट के हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं, तो मैनेजमेंट जो आप करते हैं वो आपका एक पेशा है, आपका व्यवसाय है, जिसमें आपके पास एक अच्छी नॉलेज होती है, स्किल होता है, जिसका आप यूज करते हैं। इसमें हर एक व्यक्ति नहीं आता है। ये नहीं कि मैं बीकॉम करके मैं भी पैसे में आ गया, मैं भी मैनेजमेंट करने लगा, ये इंटर करके आ गए, वो बीए करके आ गया। नहीं नहीं, हर व्यक्ति इसमें एंट्री नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। मतलब करने को तो बहुत लोग करते हैं कि हमने कंपनी खोली जी मैनेजमेंट करें, नहीं नहीं, स्पेशल मैनेजमेंट की बात अगर करें, अच्छे मैनेजमेंट की बात करें, तो लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही कर पाते हैं। तो इसमें सब लोग एंट्री नहीं कर पाते। समझ में आई बात? वही कह रहा है कि मैनेजमेंट एक ऑक्यूपेशन होता है जिसमें एक बहुत अच्छे नॉलेज की जरूरत होती है, सब लोग एंट्री नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जाहिर सी बात है कि जब तक आपके पास एक अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो आप एक अच्छा प्रोफेशन मैनेजमेंट का नहीं कर सकते, मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब इसमें हर एक प्रोफेशनल को अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, जो मिनिमम बताया गया है। हर व्यक्ति उस एजुकेशन, उस क्वालिफिकेशन को नहीं रखता है, तो इसका मतलब वो मैनेजमेंट करने के लायक नहीं माना जाता, रिस्ट्रिक्टेड है, वो रोका गया है। अगला आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैनेजमेंट करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, अपना एसोसिएशन बना लेते हैं, जैसे संघ बना लेते हैं। जैसे आपको बताएं, आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कैट के थ्रू एग्जाम क्वालिफाई करके वहां एडमिशन लेते। आईआईएम ने क्या किया, कुछ लोगों का ग्रुप बना दिया कि ठीक है आप लोग मैनेजमेंट करिए। उसने अपना एक बॉडी बना दिया अलग से, इंस्टीट्यूट, कि ये मैनेजमेंट करेगा। इसके अंदर ये बताएगा कि कैसे हमारे यहाँ से निकले जो स्टूडेंट हैं एमबीए करके, वो आगे जाके मैनेजमेंट करेंगे। तो कुल मिलाकर के मैनेजमेंट करना प्रोफेशनल का एक एसोसिएशन। जैसे एडवोकेट होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ये यूनियन बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं। ऐसे आप भी क्या करें, मैनेजमेंट करने का एक एसोसिएशन बना ले, और एसोसिएशन बना करके लोगों को आप मैनेजमेंट करें और पैसा कमाएं। तो मैनेजमेंट एसोसिएशन मतलब संघ द्वारा, कुछ लोगों के ग्रुप द्वारा भी हो सकता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, याद रखना कि मैनेजमेंट करने के लिए कुछ नियम कानून बताया गया कि एक व्यक्ति जो मैनेजमेंट कर रहा है उसके अंदर क्या बातें होनी चाहिए, वो कैसे अपने संस्था के, अपने इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन को फॉलो करेगा। जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात आप करें, डॉक्टर की बात करें, तो एक डॉक्टर बेटा किसकी बात मानता है, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट उनकी बात मानता है कि एक डॉक्टर को गलत काम नहीं करना चाहिए, अपने पेशेंट के साथ सही बिहेव करना चाहिए। ऐसे इनका जो एक एसोसिएशन, जो इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट करने वालों का, ये गाइडलाइन जारी करती है कि हर व्यक्ति मैनेजमेंट कैसे करेगा, कैसे अपने प्रोफेसर के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, कैसे लोगों को गलत रास्ता नहीं बताएगा। तो कहीं ना कहीं एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक नियम कानून होता है जो फॉलो करना होता है। तो हर एक प्रोफेशनल व्यक्ति उस काम को करते हुए उस नियम कानून का पालन करता है। क्लियर? सर्विस मोटिव, प्रोफेशन का मतलब होता है आप किसी को सर्विस दे रहे हैं। बच्चों, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो डॉक्टर आपको सर्विस देता है, आप एडवोकेट के यहाँ जाते हो तो एडवोकेट आपको सर्विस देता है। ऐसे मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति जो प्रोफेशनल है वो भी सर्विस दे रहा है। तो एक प्रकार से ये सर्विस होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट सब नहीं करते, कुछ एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग होते हैं जो मिनिमम एजुकेशन बताई गई वो करते हैं। एक एसोसिएशन होता है जो लोग मिल करके, प्रोफेशनल लोग मिल करके बना लेते हैं, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट, नियम कानून बना लिए जाते हैं। उसी नियम कानून को सारे लोग फॉलो करते हैं। और प्रोफेशनल में जो भी काम करता है, जो व्यक्ति मैनेजमेंट करता है, मतलब वो सर्विस दे रहा है। जैसे वो मैनेजर ग्रुप में काम कर रहा है, एजुकेशन में काम कर रहा है, कहीं भी मैनेजमेंट का काम कर रहा है, तो वो एक प्रकार से लोगों को सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है, जिसके बदले वो कंपनी से सैलरी पा रहा है।
अगला आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब आप इतना देख लें, कोई डाउट हो तो आप पूछ लें, बहुत छोटे टॉपिक है, एग्जाम में आते हैं, 5 नंबर 10 नंबर जैसे भी आ जाते हैं। अगला था लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का लेवल क्या है? मैनेजमेंट का लेवल 3 लेवल होता है। क्या लेवल होता है मैनेजमेंट का बेटा? 3 लेवल होता है। चलिए, मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है टॉप लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल और तीसरा होता है लोअर लेवल। ये तो आपको पढ़ाया गया, रट गया होगा। आइए एक बार इसको समझें। मैनेजमेंट का लेवल होता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ऑपरेशनल लेवल मतलब लोअर लेवल। तो मैनेजमेंट का देखो, टॉप लेवल है जो नियम कानून बनाता है, पॉलिसी को फ्रेम करता है। मिडिल लेवल जो क्या करता है, टॉप लेवल के द्वारा बनाए गए पॉलिसी को बताता है कि कैसे लागू करना है। और लोअर लेवल जो टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई है, नियम बनाया है, उसको लोअर लेवल फॉलो करता है। मतलब मेन काम, मेन बर्डन जो काम का है वो लोअर लेवल पे आगे बढ़ता है। तो टॉप लेवल पॉलिसी बनाता है, लोअर लेवल सॉरी मिडिल लेवल पॉलिसी को इंटरप्रेट करता है, कैसे लागू करना है, कब लागू कराना है, ये इसको देखता है। और इसके बाद लोअर लेवल जो है उसको क्या करता है, लागू करता है। तो आप हमारे शब्दों में समझिए। देखिए, कंपनी के टॉप लेवल, कंपनी का टॉप लेवल, कंपनी का मिडिल लेवल और कंपनी का लोअर लेवल, इसको समझने की कोशिश करिए। क्या होता है, टॉप लेवल में कंपनी के सीईओ आते हैं, एमडी आते हैं, मैनेजर आते हैं और भी बड़े लोग आते हैं। मिडिल लेवल में क्या है, कंपनी में डिपार्टमेंट बनते हैं, तो हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को मिडिल लेवल में शामिल किया जाता है। लोअर लेवल में सुपरवाइजर आते हैं, फोरमैन आते हैं, लेबर आते हैं। तो बच्चों, टॉप लेवल ऑर्डर इशू करता है और लोअर लेवल उसको करके बताता है कि सर हमने इतना किया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के टॉप लेवल के पास अथॉरिटी है ऑर्डर इशू करने का, और लोअर लेवल के पास जिम्मेदारी है बताने का उसने कितना काम किया। लोअर लेवल और मिडिल लेवल इनको रिपोर्ट करते हैं टॉप लेवल को, और टॉप लेवल इनको ऑर्डर देता है, ये इनको ऑर्डर देते हैं, और ये काम करके इनको बताते हैं, फिर ये इनको बताते हैं। सबके अपने सिस्टम है। कोई डाउट? चलिए आइए आपकी नोट से पढ़ लें अब जरा, क्या लिखा गया है। एक मिनट, पेन को ओपन कर ले। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल मतलब लोअर लेवल। ठीक है, levels of management means different categories of managers, the lowest to highest on the basis of their relative responsibilities, authority and status। मतलब जो लेवल होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंट लेवल बनाए जाते हैं कंपनी में, डिफरेंट लेवल की कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज के लेवल बनाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल आते हैं, और सबके अपने काम है, सबकी अपनी जिम्मेदारी, सबके अपने पावर है। ठीक है, ओके। फिर टॉप लेवल का मैंने बताया, देखो टॉप लेवल, लोअर मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल ऑर्डर इशू कर रहा है, अथॉरिटी इसके पास अथॉरिटी है, टॉप लेवल के पास मतलब पावर है कोई भी ऑर्डर इशू करने का। और ये जो लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है, ये काम करके रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने बताते हैं कि हाँ सर हमने इतना काम कर लिया है और ये बाकी है। ठीक है, ये अपना ये सारा बताते हैं। तो टॉप लेवल के पास अथॉरिटी होती, लोअर और मिडिल लेवल के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होती, जवाबदेही होती है, जवाब देते हैं हमने इतना काम किया। क्लियर? फिर आता है, देखो टॉप लेवल कौन कौन, टॉप लेवल में चेयरपर्सन आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आते हैं, साथ ही साथ कंपनी के एमडी वगैरह आते हैं। फिर मिडिल लेवल में कौन आता है, मिडिल लेवल में डिपार्टमेंट के या डिवीजन के या प्लांट के मैनेजर्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद ये चीज आपको नहीं पढ़ना, ये फालतू है, आप एक नॉलेज के लिए पढ़ लें। आगे लोअर लेवल में क्या आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं, फोरमैन आते हैं, फिर लेबर आते हैं। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, अगर आपके एग्जाम में आ जाए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो इसे बहुत छोटे में पढ़ के निपटा दो, क्योंकि अब जो आने वाला चैप्टर है प्लानिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये डिटेल में पढ़ेंगे। ये फंक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे वो चैप्टर वाइज, बट अभी आप सिंपल पढ़ के समझो। फंक्शंस क्या मैनेजमेंट का, देखो फंक्शंस क्या मैनेजमेंट का, फंक्शंस का मतलब होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आप देखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग आता है, फिर आता ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता आपका स्टाफिंग,
फिर आता है डायरेक्टिंग, फिर आता है कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या है, ये 5 फंक्शन है। मतलब पहले प्लान बनाता है मैनेजमेंट, प्लान के हिसाब से चीजों को इकट्ठा करता है, सबकी ड्यूटी को बांटता है, मशीन लाता है, रॉ मटेरियल लाता है, लेबर लाता है, फिर बेटा लोगों को नौकरी पे रखता है, स्टाफिंग करता है, फिर बच्चा डायरेक्टिंग, लोगों को जो है डायरेक्शन देता है कि काम कैसे होगा, गाइडलाइन बताता है, लोगों को मोटिवेट करता है, फिर लोगों को कंट्रोल किया जाता है कि क्या प्लानिंग के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के यही कार्य है जो कि आगे डिटेल में चर्चा होगी, अभी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती। अगर छोटे में आ जाता 5 नंबर में या 10 नंबर में तो आप ये 5 पॉइंट लिख करके समझा दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखो वही लिखा हुआ है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मेन फंक्शंस होते हैं। इसके बाद कुछ और फंक्शन है, मैं बता देता हूं। ये 5 के अलावा भी और भी फंक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं 5 ही हैं। लोगों के ऊपर निरीक्षण रखना, सुपरवाइज करना, लोगों को कम्युनिकेट करना, सारी बातें बताना, लोगों के साथ सही लीडरशिप का काम करना, मतलब लोगों के ऊपर सही से मैनेजमेंट करना, एक लीडरशिप की तरह। एक लीडरशिप अच्छी हो मतलब कंपनी का जो कंपनी का जो मैनेजर है उसके अंदर लीडर वाली क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ सके, लोगों के दुख सुख को समझ सके। एक अच्छा लीडरशिप का काम भी उसके अंदर आना चाहिए। मतलब जैसे एक नेता अपने लोगों को लेके चलता, दुख सुख में साथ देता, वैसे कंपनी के मैनेजर के अंदर भी लीडर वाली क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेट करना। तो इसके अलावा ये 4 फंक्शन और आप पढ़िए, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, डिटेल पढ़ाए जाएंगे। बट आप अभी इतना जानो मेन फंक्शंस ये है, फिर उसके बाद 3-4 फंक्शंस और होते हैं। क्लियर, कोई डाउट? चलिए अगला आता है कोऑर्डिनेशन। क्या आता है बच्चा? कोऑर्डिनेशन। एक मिनट बच्चों, थोड़ा लाइट जा चुकी है इन्वर्टर का, मैं देख लूं उसके बाद करता हूं। एक चलिए बच्चों, वो लाइट चली गई थी तो मैंने इन्वर्टर ऑन किया, ठीक है, पढ़ते रहिए। अब देखिए कोऑर्डिनेशन के बारे में बताएंगे। कोऑर्डिनेशन क्या होता है इसको समझ लीजिए और फिर हम खत्म करें टॉपिक को। इसके बाद शायद यही होगा और कुछ बचेगा नहीं। बच्चों एक बात बताओ, हमारे साथ आप काम कर रहे हो, मान लो हम आप मिलके काम कर रहे हैं, कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, मान लो प्रोडक्शन की हो, मैं मार्केटिंग का मैनेजर हूं। अब मैं मार्केटिंग का मैनेजर हूं, मैं आपसे कह रहा हूं भैया इतने माल जो है मार्केट में ले जाने हैं, आप हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, आप माल को, गुड्स को भेज ही नहीं रहे हो मेरे कहने के हिसाब से। तो क्या हमारे आपके बीच में तालमेल है? क्या बैलेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। तो वही कह रहा है कि जब तक डिपार्टमेंट के बीच में, एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, तब तक कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में बढ़िया कोऑपरेशन हो, ताकि लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें और कंपनी के गोल को अचीव किया जाए। इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, मान लीजिए यहां पर कंपनी माल बना रही है, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कंपनी माल बना रही है, रॉ मटेरियल यहां पर रखा गया है और सेल यहां पर हो रहा है। तो रॉ मटेरियल टाइम पर इनके पास पहुंच जाए और ये माल बना करके सेल डिपार्टमेंट को दे दे, ताकि ये टाइम से सेल कर दें। यही कोऑर्डिनेशन होता है, तालमेल होता है, समन्वय होता है। अगर ये लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे तो माना जाएगा कि कंपनी का कोऑर्डिनेशन वीक है, कोऑपरेशन वीक है। बिना कोऑपरेशन के बेटा कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए पहले हमारे आपके बीच में एक तालमेल होगा, तब जाके समन्वय बनेगा। मतलब बिना इनके सपोर्ट के ना तो मैन्युफैक्चरिंग होगी और ना मैन्युफैक्चरिंग किए बिना सेल हो पाएगा। तो सबके बीच में पहले तालमेल हो, यही कोऑर्डिनेशन होता है। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन करना। तो मैनेजमेंट में टॉप लेवल के लोगों की ड्यूटी है ये डिसाइड करे कि क्या हमारी कंपनी में लोगों के बीच में कोऑपरेशन है कि नहीं है। तो कोऑपरेशन होगा तो कोऑर्डिनेशन होगा। अब आइए नोट से पढ़ लेते हैं क्या लिख रहा है। नोट में क्या लिख रहा है देखिए, कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइजेस ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कंपनी में कई प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, उनके बीच में जो क्रियाएं हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है, क्या उसमें कोऑपरेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। तो कंपनी के मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि सबके बीच में तालमेल बना के रखे, ताकि कोई भी कंपनी, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी व्यक्ति काम करने में पीछे ना हो और सबको सपोर्ट करे। तभी कंपनी आगे बढ़ेगी, एक के सपोर्ट से कंपनी आगे जाने वाली नहीं है। फिर कह रहा है
लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन ओवरलैपिंग। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, तालमेल नहीं हो रहा लोगों के बीच में, बैलेंस नहीं बन पा रहा है काम में, तो ओवरलैपिंग होगा, डुप्लीकेशन होगा, डिले होगा, चॉस होगा। मतलब कंपनी में काम देर में होगा, लेट होगा, काम दोबारा हो जाएगा वही काम, या फिर जो काम होगा, जो प्रोडक्शन निकल के आएगा वो बेकार निकल के आएगा। ये क्यों? क्योंकि लोगों में कोऑपरेशन ही नहीं है, तालमेल ही नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन बनेगा ही कहां से? समझ में आई बात? फिर कह रहा है इट इज कंसर्न विद द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कंपनी के जो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने बनाए, टॉप, मिडिल और लोअर, इनके बीच में तालमेल होना चाहिए। मतलब जो टॉप कह रहा है वो मिडिल फॉलो करे, और जो मिडिल कह रहा है वो लोअर फॉलो करे, तभी बेटा कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, तभी काम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। मान लो टॉप ने ऑर्डर दे दिया, लोअर लेवल काम ही नहीं कर रहा है, तो मिडिल लेवल वाले कह रहे हैं हम कहां से करें सर? तो ऐसे नहीं, काम नहीं हो पाएगा। तो तीनों के बीच में बैलेंस बना रहे, ठीक है, तब जाके कोऑर्डिनेशन होगा। फिर क्या कह रहा है? हाँ, कहां से? ठीक है, ये हो गया। चलो, सो इट इज नॉट सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो ये एक प्रकार से मैनेजमेंट का अलग से फंक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का अलग से फंक्शन नहीं कि मैनेजमेंट अलग से कोऑर्डिनेशन करा, नहीं, मैनेजमेंट करते टाइम ही कोऑर्डिनेशन पे ध्यान दिया जाए कि क्या प्लानिंग हमने बना लिया, हमने ऑर्गेनाइज कर ली, हमने लोगों को नौकरी पर रख लिया, हम मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों में तालमेल ही नहीं बन रहा, लोगों में कोई बात ही नहीं बन रही, लोग लड़ाई झगड़ा किए पड़े, लोगों में डिपार्टमेंट में अलग ही खुन्नस पड़ी हुई है, तो क्या तालमेल बनेगा? नहीं। तो मैनेजमेंट करते टाइम ही ध्यान दिया जाए कि क्या लोग आपस में कोऑपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कोऑर्डिनेशन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन बेटा लोगों के साथ होता है, एक आदमी कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता। तो कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप का एफर्ट है, लोगों के साथ ही होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन अगर है तो एक ही बात को लोग मानेंगे, एक ही बॉस की बात मानेंगे, वरना लोग अपने मन से करेंगे, लोग खुद बॉस बनने लगेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन है तो एक बात जो आएगी, जो ऑर्डर ऊपर से आएगा, लोग फॉलो करेंगे, वरना लोग लापरवाही करेंगे, वर्क को निग्लेक्ट करेंगे और रेकलेसली काम करेंगे, लापरवाही से काम करेंगे। फिर आता है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने लोगों के बीच में बढ़िया बैलेंस बना लिया, काम चल रहा है, कल को लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नहीं। कोऑर्डिनेशन एक बार होने के बाद ऐसा नहीं आप मान लो कि अब कोऑर्डिनेशन बन गया, नहीं। हमेशा देखना होगा कि क्या कंपनी में, किसी डिपार्टमेंट में, किसी व्यक्ति के बीच में, किसी मैनेजमेंट के बीच में कोई विवाद तो नहीं है, क्या डिसबैलेंस तो नहीं हो रही चीज है। तो आपको कोऑर्डिनेशन हमेशा देखना होगा, इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है। अगला आता है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कंपनी के हर मैनेजर की ड्यूटी है कि कोऑर्डिनेशन को सुनिश्चित कराएं, इंश्योर कराएं कि हाँ कंपनी में वो काम ऐसे हो रहा है जैसे कि प्लानिंग में बनाया गया, लोगों के बीच में कोई विवाद नहीं, लोग एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला आता है कोऑर्डिनेशन इज अ डिलिबरेटेड फंक्शन। मतलब coordination is never established by itself, rather is a conscious effort on the part of every manager. Cooperation is voluntary effort of like to help the another. Effective coordination cannot be achieved without cooperation of group member. कहने का मतलब क्या है कि coordination एक deliberate function है। मतलब कोऑर्डिनेशन जो है जानबूझ करके किया जाने वाला कार्य है। कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं हो जाता, लोगों को करना पड़ता है, लोगों को पता हमें इनके साथ तालमेल बैठानी है, भले वो हमारा दुश्मन है, लेकिन कंपनी में काम करे तो कंपनी सबके लिए, एक आदमी के लिए नहीं है। तो कंपनी में सबको जानबूझ के एक साथ मिलकर तालमेल बनाना पड़ेगा, और बिना कोऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? हर कंपनी के मैनेजर की, मैनेजमेंट की ड्यूटी है, मैनेजर की ड्यूटी है वो देखे कि क्या कंपनी में काम जो है वैसे हो रहा है जैसे प्लानिंग की गई है, क्या लोगों के बीच में रिश्ते अच्छे हैं, लोग एक दूसरे से विवाद तो नहीं कर रहे। जब तक लोग एक साथ नहीं आएंगे ना बेटा, तब तक कोऑर्डिनेशन माना नहीं जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब मिल करके कंपनी के ग्रुप गोल को अचीव करना। तो एक साथ मिलकर तालमेल बना के कंपनी में काम करना ही कोऑर्डिनेशन होता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर ले, ऐसे ऊपर से देख ले और फिर आगे हम बढ़े। काफी अच्छा लेक्चर रहा। अब आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कमेंट करते रहिएगा जरूर, और कोई डाउट हो पूछते रहिएगा। ये नेचर पढ़ लिया हमने, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस की मीनिंग पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, पॉइंट वाइज आप लिख लीजिएगा। इसके बाद अंदर थोड़ा सा समझ के लिखिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, कितना रटोगे। आगे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ साइंस, ये सारी बातें हमने बता दी बच्चों आपको। फिर हमने बताया मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये भी पढ़ा लिया। तो कुल मिला के पहला चैप्टर खत्म हो रहा है। फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। फिर हमने बताया मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, 5 बताया, साथ ही साथ मैंने 4 और बताए, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। फिर कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया, फिर कोऑर्डिनेशन के जो है कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया, साथ ही साथ मैंने कोऑर्डिनेशन के
अंदर क्या क्या जरूरी चीज है मैंने ये बताया, ये सारी बातें आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट आए बच्चों पूछिएगा। इसी के साथ क्लास जो है बंद करता हूं। थैंक यू।